नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद में आज आपका फिर से स्वागत है। लास्ट में पार्ट सेकंड तक हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखिए क्या डिफरेंस है। जो ये प्रोकैरियोटिक है उनके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और प्रोकैरियोट्स के पास में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जबकि यूकैरियोट्स के पास में सेल ऑर्गेनल होता है, जैसे एग्जांपल ईआर, गोल्जी अपरेटस, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स द प्लास्टिड्स, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो यूकैरियोट्स में देखो क्या क्या इंक्लूडेड है। यूकैरियोट्स में सबसे पहली लाइन है, ये आपको याद कर लीजिए, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। अब जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है। बैक्टीरिया हो गया, फन पीपीएलओ, प्लीरो, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजीए और एक माइकोप्लाज्मा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle। तो साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस होती है इसके अंदर, जो हमको अच्छी तरीके से बताया कि भाई यूकैरियोट्स के पास में ही साइटोप्लाज्म होता है, और वो भी अच्छी तरीके से होता है। Eukaryotic cells possesses an organized nucleus with a nuclear envelope। जो यूकैरियोट्स है उनके पास में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है अच्छे से। एक भाई यूकैरियोट्स है तो भाई न्यूक्लियस भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा इन एडिशन यूकैरियोट सेल हैव ए वेरियस वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। देखो इतना सब कुछ, जैसे कि न्यूक्लियर एनवेलप है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इनके अलावा इसके पास में लोकोमोशन, चलने फिरने की भी इसके पास कैपेसिटी होती है। और साइटोस्केलेटल स्केलेटल जैसे कि अपने बोन्स और स्केलेटल, वैसे इसके पास भी होता है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोजोम्स। यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम्स से ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्रोमोजोम्स आपके लास्ट में आएगा, चैप्टर के लास्ट में, उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, इसको आप विशेषकर याद रखिए। जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट हो या एनिमल हो, उनके अलग अलग फंक्शन है। एंड प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possesses cell wall, plastid and large central vacuole which are absent in animal cells. On the other hand, animal cell have centrioles which are absent in almost all the plants। तो देखो यार, प्लांट्स के पास में तो देखो सेल वॉल होता है, प्लास्टिड हो गया और वैक्यूल हो गया, जबकि एनिमल्स में ये सब नहीं होता, जबकि सेंट्रियल होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, पहले मैं प्लांट सेल की बात कर लेता हूँ। तो देखो इसके अंदर देखो, सबसे पहले देख लीजिए, हम बाहर से इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसके पास में होता है सेल वॉल। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर पर सेल वॉल होगा, जो बीच में होगा मिडल लेमिला, और फिर बाद में इसके पास आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको देखो, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये इसकी लेयर है कोई आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली को बोलेंगे सेल वॉल, इसको बोलेंगे मिडल लेमिला, और इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, तो हमने ये तीन स्ट्रक्चर बात कर ली। तो देखो यूकैरियोट के पास में न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से बाउंड होता है। तो ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये है न्यूक्लियोलस। ये अभी मैं आपको इनके बारे में नहीं बता रहा, आगे आपको पूरे अच्छी तरीके से बता दूँ। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। और ये आपका गोल्जी अपरेटस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और ये आपका वैक्यूल है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ये राइबोसोम्स हो गए, ये दो डॉट से हैं, ये राइबोसोम है।
ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है इसके अंदर एमजी होता है मेनली, और फोटोसिंथेसिस में काम करता है। ये इसका साइटोप्लाज्म हो ही गया, देख लीजिए। ये पूरा जितना भी ये डार्क लाइट ग्रीन कलर में जितना भी है ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये इसके पास ये जिसे डॉट सा बना हुआ है इसको बोलते हैं पैरोक्सीसोम्स और स्पेस। चलो ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल से जैसे फ्लैजेला जैसी लाइंस में बना हुआ है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये देख लीजिए, आपको प्लाज्मोडेस्माटा दिख गया होगा। ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा है ना। और ये ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखिए इनके ऊपर मान लीजिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। और ये देखो इनके ऊपर राइबोसोम्स है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और ये लाइसोसोम्स। तो ये तो हमने सेल के बारे में, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये वापस इनके अंदर सेल वॉल और मिडल लेमिना नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है डायरेक्ट। और हमको पता है जो हमने डिफरेंस भी पढ़ा था, सेंट्रियल होता है इनके पास में। ये इसके पास पेरोक्सिसोम होगा, ये लाइसोसोम होगा, ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म है ही, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्जी अपरेटस। ठीक है। तो यार आपने ये दोनों स्ट्रक्चर को एकदम अच्छी तरीके से देख लिया। तो चलो लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो एक बार इनको एकदम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनके बारे में जो भी है। देखो ये जो अपना ये जो लेक्चर है, ये आपका लेक्चर 5 या लेक्चर 4 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, 20-25 मिनट की क्लास होगी लास्ट। तो ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो मैं आपको हर एक लाइन बता रहा हूँ NCERT की बहुत अच्छी तरीके से। तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक जल्दी से ज़्यादा, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डेली लाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको हर NCERT की हर एक लाइन बताऊँगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से ही हमें सेल के बारे में पता चला, सेल के मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि 1950 में हुई थी जिसकी डिस्कवरी। ठीक है। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. लेकिन जो RBC पर जो ह्यूमंस ने जो केमिकल जो रिसर्च की थी, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है कोई पॉसिबल, जैसे ये हम ये स्ट्रक्चर मान सकते हैं, तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पहली स्ट्रक्चर जो पॉसिबली मानी गई थी वो ह्यूमन की RBC से मानी गई थी। These studies show that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. और ये जो स्टडी हुई थी इससे हमें इतना तो पता चल ही गया था कि जो ये सेल मेम्ब्रेन नाम का जो कीड़ा है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की मदद से बना हुआ है। तो यार सेल मेम्ब्रेन के पास में लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। तो इनकी जो मेजर लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो एक बाई लेयर की तरह, जैसे कि ऐसे कुछ अरेंज होते हैं बाई लेयर की तरफ, जैसे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कुछ ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है। इसका आगे डायग्राम भी है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, टेल टुवर्ड्स द इनर। जो इसका जो पोलर हेड है जो आउटसाइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, और जो इसका अंदर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है। दिस पोलर, देखिए जो पोलर पार्ट है वो होता है हाइड्रोफोबिक, और जो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर जो पार्ट है वो है हाइड्रोफिलिक। मैं हाइड्रो नहीं लिख रहा हूँ, ये फिलिक पार्ट है। ठीक है।
और दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो यार ये हाइड्रोफिलिक है तो यार एक्वस यानी पानी से तो इसके प्यार है ही, ठीक है। फिलिक जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिबिक का मीनिंग भी नहीं पता कई बच्चों को। मैं आपको बता देता हूँ, देखो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिबिक में देखो क्या अंतर है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक में देखिए, हाइड्रो यानी जल, फोबिक यानी जल से जिन्हें लगता है डर, इनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और आपको मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा। हाइड्रोफोबिक है ना, इनको हमें पानी के अंदर ज़्यादा रखते हैं, ये आप याद रखिए। हाइड्रोफोबिक को पानी में ज़्यादा रखते हैं क्योंकि भाई इन्हें डर लगता है, तब इनका ज़्यादा मज़े लेने के लिए करते हैं। जैसे आपको भी किसी से डर लगता है तो आपके फ्रेंड्स आके ज़्यादा मज़े लेते हैं, वैसे ही इस हाइड्रोफोबिक का भी सेम किस्सा है कि भाई इसको पानी से डर लगता है, इसके अंदर पानी के अंदर ही रखते हैं इसको ज़्यादा। और जो हाइड्रोफिलिक है उसको भाई पानी से प्यार है, लेकिन जिसको जिससे प्यार है उससे उसके पास रहने नहीं देते। तो हाइड्रोफिलिक को तो है पानी से प्यार, लेकिन इसको यार पानी के पास जाने नहीं देते। समझ गए होंगे समझने वाले तो ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में समझ गए होंगे। देखो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी हर एक लाइन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अलावा इसके पास में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो यार इसका डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर सब कुछ देख लेंगे, कोलेस्ट्रॉल है क्या है, वसा है, कुछ भी है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। देखो सबसे पहले तो इसने बोला कि हाँ भाई फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, फिर इसने बोला कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर ये बोल रहा है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। द प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो वो डिफरेंट सेल में अलग अलग तरह से वेराई होता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट है ऑलमोस्ट भी 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। तो यार ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसके अंदर देखो प्रोटीन और लिपिड का देखो रेशियो देख लीजिए, प्रोटीन और लिपिड रेशियो ये 52% होता है और ये 40% होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो यार इनको इंटीग्रल और पेरिफेरल में भी डिफाइन किया जाता है। पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द वाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो दो प्रकार की प्रोटीन बता दी, इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो पेरिफेरल तो भाई सरफेस पर होती है, याद रख लीजिए। देखो पेरिफेरल का यहाँ पे भी नाम है, पेरिफेरल का मतलब भी देखो सरफेस होता है। थोड़ी राइटिंग ख़राब है लेकिन मत बोलना कुछ भी, इसका मतलब होता है सरफेस। और जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ये नाम नहीं आ रहा यार, ये भाई अंदर होते हैं भाई, बरीड इनसाइड यानी दबे हुए रहते हैं। इंटीग्रल यानी दबा हुआ, पेरिफेरल यानी सरफेस पर, ठीक है। अब यार इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए, एकदम बढ़िया सा डायग्राम है यार। हाँ जब देखिए सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बात करते हैं। देखो मैंने जैसे बताया था आपको, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सेम ऐसे ही है। देखो दोनों अपोजिटली अरेंज्ड है। देखो ये तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बात हो गई। ये तो पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सरफेस पर है, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। ये फिर ये बताओ कौन सा हो, ये इंटीग्रल होगा ना। ये इसके पास में शुगर हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो यार इस डायग्राम में कुछ ज़्यादा तो दिया हुआ है नहीं, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे कि ये जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये पोलर है, पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक हेड। और ये कौन सा है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये नॉन पोलर है ये नीचे वाला तो, और ये तो नॉन पोलर है, ये पोलर है, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो ये डायग्राम छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखिए अब, और इसको देखो इसी को बताने के लिए एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी आएगा, आ रहा है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। An improved model for the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson।
देखो साइंटिस्ट का नाम ऐसे तो आता नहीं, लेकिन यार जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम। तो देखो इम्प्रूव्ड मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रपोज किया था, उसको सिंगर और निकोलसन है जिन्होंने 1972 में किया था प्रपोज। इसको चाहे से आप याद मत कीजिए। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables the lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. तो देखिए जो इसके अंदर इस लाइन में देखो क्या बताया गया है कि जो लिपिड की जो एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन के पास में घूमने फिरने की, उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। लिपिड की जो मूवमेंट की जो एबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division. तो फ्लूइड नेचर है जो मेम्ब्रेन की वो इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेल ग्रोथ के हिसाब से मान लीजिए, इंटरसेलुलर जंक्शंस के हिसाब से, सीक्रेशन के हिसाब से, एंडोसाइटोसिस के हिसाब से और सेल डिवीजन इनके हिसाब से। देखिए ये फंक्शंस है, इनकी वजह से भी इनकी जो फ्लूइडिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन फंक्शंस को मैं वापस बोल रहा हूँ एक बार। सेल ग्रोथ, मेरे साथ आप भी बोल लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। ये 5 फंक्शन तो आपको याद करना ही है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it. और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है इसके आसपास में, उसके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट और अदर साइड ऑफ इट। तो हमें मेम्ब्रेन किसी कोई मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल होता है जो इसके आसपास होते हैं, आइदर साइड यानी दोनों तरफ। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बहुत से मॉलिक्यूल्स इसके आसपास मूव कर सकते हैं किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए। तो उसका आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसे, यार पैसिव बोलते हैं, जो है बिना एनर्जी के मूव करता है उसे बोलते हैं पैसिव। न्यूट्रल सेल्यूल्स, ठीक है, कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. Water may also move across the membrane to from higher to lower concentration. This is called osmosis. देखिए osmosis क्या होता है। osmosis में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो होता है हाई से लेकर लो कंसंट्रेशन में। और डिफ्यूजन के अंदर देखिए ये हो रहा है वाटर का मूवमेंट। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में देखो यहाँ पे ये सॉल्यूट आएगा और यहाँ पे ये सॉल्वेंट का होगा वो हाई से लो होगा। ये आपका मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ वाले, सॉरी प्लांट ग्रोथ क्या, जो अपनी ये यूनिट है, यूनिट नंबर 4 के अंदर ट्रांसपोर्ट इन पार्ट प्लांट्स चैप्टर 11 है, उसके अंदर बता रहे हैं ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, ये सब आएंगे। तो आपको बताता हूँ अभी तो ऑस्मोसिस ये होता है जिसके अंदर लो हाई से लो होता है उसका मूवमेंट। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाई लिपिड लेयर, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions of molecules are transported across the membrane against a concentration gradient that is from lower to higher. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized. देखो सिंपली तो पैसिव की बात कर लेते हैं हम, बहुत एकदम इतना बड़ा पैराग्राफ थोड़ी लाइनों में बताता हूँ। पैसिव के अंदर देखो क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि एक्टिव में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव में क्यों होती है कि भाई एटीपी चाहिए। अब देखिए जैसे ये जो हाई से लो मान लीजिए को पानी है वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एटीपी की ज़रूरत है क्या उसको एनर्जी की। लेकिन यही पानी मान लीजिए आपको हाई यहाँ पर जा रहा है, लो से हाई, ज़रूरी आएगी ना इसके पास एटीपी की, तो वही बात है, ठीक है, वो लिपिड लेयर की, ठीक है। तो अब ये देखो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, सेल वॉल। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall
पता है भाई, सेल वॉल होता है, मैंने बताया था ना सबसे आउटर मोस्ट में होता है। फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स में होता है, लेकिन याद रखना सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये केवल शेप ही नहीं देता सेल को, जबकि ये हमें मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है सेल को। इट ऑल्सो हेल्प टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सेल टू सेल इंट्रैक्शन और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को बैरियर देता है, यानी कि इन्फेक्शन से बचाता है सेल को। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेज, मैनेज एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर। Sorry, while in other plants it consists of cellulose, cellular proteins and proteins. The cell wall of young plant cell, the primary wall, is capable of growth, which gradually diminishes as the cell structure, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. देखिए, यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो गेपेबल होती है ग्रोथ के लिए। सबको पता है भाई, जो यंग होती है वो ग्रो करती है, जो कि यार एज के साथ में मैच्योर होने के बाद में उसकी ग्रोथ सेकेंडरी सेल बनने के बाद में वो ग्रो नहीं करती, और फिर वो इनर साइड ऑफ द सेल फॉर्म हो जाती है। और देखिए यहाँ पर आपको देखो भाई बताया हुआ है कि जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होता है एल्गी के पास, सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है एल्गी का जो सेल वॉल है वो देखो किसका बना हुआ रहता है, गैलेक्टेज का हो गया, सेलुलोज का हो गया, मैनेज का हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। लेकिन अदर प्लांट्स के अंदर हैं सेलुलोज का हो गया, हेमी सेलुलोज का हो गया, पेक्टिन्स का हो गया, प्रोटीन्स का हो गया। ठीक है। द मिडल लेमिला, जो इसकी जो मिडल लेमिला है हमें पता है वो उसके पास में देखो कैल्शियम पेक्टेड होता है। तो मिडल लेमिला के पास में देखो Ca+2 का पेक्टेड होता है, जो इसको ऐसे देखो ऐसे कुछ है, मैं आपको इसका एकदम डायग्राम नहीं बताऊंगा इसको। विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो यार नेबरिंग सेल्स को अपने पास रखती है। द सेल वॉल एंड द मिडल लेमिला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो यार आपको मैं देखो इसको एकदम अच्छी तरीके से बताता हूँ। ये 1 मिनट रुकिए। जैसे कि ये मान लीजिए शायद ये डायग्राम आपको विजिबल है। देखिए ये जो यहाँ पे जो ये मिडल में है इसको बोलते हैं Ca+2 की जो पेक्टेड होती है, जो आपको पता है मिडल लेमिला है। ठीक है। और ये आउटर मोस्ट होगी, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये इनर मोस्ट है, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसी के पास में मैंने सॉरी वो डायग्राम इधर चुका, लेकिन वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ बना हुआ रहता है, जैसे कि ये है ना आपके यहाँ पर एक ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है, और ये क्या काम होता है इसका, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना होता है नेबरिंग सेल्स का। तो यार आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।